हेलो मेरे प्यारे छोटे भाइयों और छोटी बहनों, आप सभी लोग की तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत शानदार चल रही होगी। और बच्चे, मैं आपको दिल से शुभकामना देता हूँ आगामी बोर्ड परीक्षा के लिए, कि आपकी बहुत शानदार तैयारी हो सके। और उस शुभकामना के साथ, भाई केवल शुभकामना देना ही सब कुछ नहीं होता, उस शुभकामना के साथ हम लेके आए हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यानी बोर्ड एग्जाम में बच्चे, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वो मॉडल पेपर होता है। मतलब हर टीचर को सबसे ज़्यादा और हर बच्चे को सबसे ज़्यादा इंतजार होता है मॉडल पेपर का, कि सर मॉडल पेपर कब आएगा। क्योंकि मॉडल पेपर आने का मतलब ये है कि एक आइडिया हमको लग जाता है कि बस डिट्टो इसी तरह से पेपर आएगा, बस केवल डेटा चेंज रहेगा। आए बात समझ में। और बच्चे, ये हमको हिंट देता है कि बस इस तरह से तैयारी करो, किस लेवल का हमारा पैटर्न होगा, पेपर कैसा होगा, ये सारी बातें। ठीक है बच्चे, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आज के क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये बच्चे हमारा मॉडल पेपर है, और सभी लोग जानते हैं कि मॉडल पेपर में जो सबसे मेन चीज़ होता है वो स्टार्टिंग में 20 नंबर एमसीक्यू आता है। कितने नंबर का आता है बच्चे? 20 नंबर का एमसीक्यू आता है। यानी कि 20 नंबर आता है बच्चे आपका ऑब्जेक्टिव, और 50 नंबर आता है बच्चे सब्जेक्टिव। पिछली बार भी से यही था और इस बार भी यही है। कुछ लोग कह रहे थे कि इस बार ओएमआर हट जाएगा, ऐसा तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन मॉडल पेपर आके सारे अटकलों पे ब्रेक लगा दिया। बोला कि नहीं, ये 50 क्वेश्चन 20 नंबर का तो आना है, 50 नंबर का आपका सब्जेक्टिव आएगा, ये बात फिक्स हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि स्कूलों में या ज़्यादातर जगहों पे जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करते हैं, तो उनके सामने एक चीज़ होता है कि 50 नंबर तो पढ़ा दिया जाता है, उसमें से भी काफ़ी चीज़ें छुड़वा दी जाती हैं। लेकिन बच्चे, ये वाला जो एक एक नंबर का है, इसको हल्के में लेते हैं कि यार एक एक नंबर का ही तो आना है, इस पर क्यों मेहनत करना। भाई एक एक नंबर करके 20 नंबर हो रहा है, इसलिए इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। बच्चे, ये हमारी एक क्लास तो आपको ये मिल रही है मॉडल पेपर की। इसके बाद एक एक नंबर में जितने क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो मैं सारा आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चे, तो ये सारा मैंने बता दिया मॉडल पेपर के बारे में, और क्या क्या इसका पैटर्न है ये भी समझा दिया। बच्चे, बहुत ज़्यादा डिले ना करते हुए मैं आपको पार्ट ए में, यानी कि जो एमसीक्यू है, सबसे पहले अनसीन पैसेज पूछे जाते हैं बच्चे, तो मैं इसको आपको सॉल्व कराऊंगा। ये आपको अभी छोटा दिख रहा होगा बच्चे, पढ़ने में दिक्कत आएगी। चलिए, अब मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। हाँ बच्चे, मतलब ये है कि एक नंबर से 3 नंबर तक का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेजेस केयरफुल्ली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी एक नंबर से 3 नंबर क्वेश्चन इसी पैटर्न पे, यानी कि इसी पैसेज पे पूरा रिलेटेड है। जब तक 1 से 3 नंबर हमें सॉल्व करना है, ये अगर हमने नहीं पढ़ा तो फिर हमारा बच्चे किसी भी कीमत पे सॉल्व नहीं होगा। और बच्चे, आज आप इसमें अपना भी स्कोर चेक करना कि आप कितना पाने के काबिल हैं। ठीक है मेरे बच्चे। चलिए मेरे छोटे भाइयों छोटी बहनों, आप बस केवल भरोसा रखो अपने इस बड़े भाई पे। बोर्ड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी इतना शानदार तरीके से करा दूंगा इंग्लिश में ना, कि इंग्लिश के पेपर में एटलीस्ट आपका पूरा डर खत्म हो जाएगा। जैसे बच्चे, इसमें पहला क्वेश्चन है बाबू, कि क्वेश्चन पहले थोड़ा सा ये देख लेते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम ये पढ़ेंगे ना तो एक आइडिया हो जाएगा। अनसीन पैसा सॉल्व करने का बच्चे ये तरीका है कि एक बार पहले आप क्वेश्चन को देख लिया करो, ताकि जब आप पढ़े रहेंगे ना तो आइडिया रहेगा कि कौन से पार्ट पे हमें ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है। बच्चे, पहला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि इनमें से कौन, यानी जहाँ वीवर बर्ड आ जाए, टेलर बर्ड आ जाए, गोट्स आ जाए, आंट्स आ जाए, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुक जाना है। पढ़ लिया, बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं समझते आगे, बस केवल आइडिया लेना है यहाँ से। फिर सेकंड क्वेश्चन, हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विथ देयर यंग वंस। यानी कि जो जानवर हैं वो अपना प्यार अपने बच्चों से कैसे दिखाते हैं, कैसे जाहिर करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे। थर्ड क्वेश्चन है, अच्छा ऑप्शन देख लो इसका, सिंगिंग, बाय टचिंग एंड हगिंग, इंजॉइंग, एकॉम्पनिंग। ये अगर देखे रहेंगे तो एक बार हमको बच्चे आइडिया रहेगा। थर्ड क्वेश्चन है, विच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग। यानी बर्ड्स है, बेबी बर्ड का मतलब क्या होता है? बर्ड, फ्लेटलिंग्स, एनिमल्स, एंट्स। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, बस केवल पढ़ा है, एक गो थ्रो किया, आंखों से हमने बस गो थ्रो किया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अब बच्चे, बारी है पैसेज को पढ़ने की। जब पैसेज पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हाँ सर इसमें क्या करना है, कैसे करना है। चलिए बच्चे, हाँ तो इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा गया है बाबू, प्यार से समझो एक एक बात।
ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स केयर फॉर देयर यंग वंस। ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स मतलब ज्यादातर सभी प्राणी अपने बच्चों का क्या करते हैं, केयर करते हैं, यानी कि देखभाल करते हैं, परवाह करते हैं। मेनी एनिमल्स प्ले विथ देयर बेबीज, बहुत सारे जानवर अपने बच्चों के साथ खेलते हैं। एंड शो देयर लव बाय टचिंग एंड हगिंग देम। बताओ ये चीज देखा था कहीं, नहीं देखा था आपको कि हाँ सर यही तरीका है पैसेज को सॉल्व करने का, कि हमने देखा था, मुझे तुरंत नीचे मैंने पढ़ा था तो मुझे आइडिया मिल गया कि हाँ सर ये वही वाला है ना। तो इस वजह से मैंने कहा बच्चे उसको पढ़ लेना है। कह रहा है कि ज्यादातर जो जानवर है अपने बच्चों के साथ खेलते हैं और अपना प्यार कैसे दिखाते हैं, उन्हें टच करके या उन्हें हग करके। आपने देखा भी होगा जैसे गाय भैंसे जो होती है और भी जितने जानवर होते हैं वो ज्यादातर आपने देखा होगा अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो वो क्या करते हैं, लिक करते हैं, यानी कि उनको चाटते हैं, है ना बच्चे। आगे, मोस्ट एनिमल्स क्लीन, यानी बहुत सारे ज्यादातर जानवर क्या करते हैं, साफ करते हैं, फीड करते हैं, खिलाते हैं। एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज, और अपने बच्चों का रक्षा करते हैं। ये चीज समझ में आया। फिर आप कहेंगे सर बर्ड्स आल्सो टीच देयर फ्लेडलिंग्स, यानी कि चिड़िया चिड़िया भी क्या करती है, टीच करती है, सिखाती है देयर फ्लेडलिंग्स। आप कहेंगे सर ये वर्ड तो कहीं देखा था, कहीं देखा था। तो बर्ड आल्सो टीच देयर फ्लेडलिंग्स हाउ टू गो अबाउट इन द वर्ल्ड एज एडल्ट्स, यानी कि पक्षियां भी अपने फ्लेडलिंग्स यानी कि अपने बच्चों को, यानी कि जो उनके बेबी बर्ड्स होते हैं, अब यहाँ से आइडिया मुझे मिल गया कि बर्ड्स के बच्चे यानी कि फ्लेडलिंग्स बोला गया इनको, उनको क्या कहते हैं, हाउ टू गो अबाउट इन द वर्ल्ड एज एडल्ट्स, कि कैसे बड़े पक्षियों की तरह तुम्हें भी आसमान में उड़ना है। ये सारी चीजें कौन सिखाती हैं, पक्षियां सिखाती हैं। किसको, अपने फ्लेडलिंग्स को। फिर आगे, ए नंबर ऑफ एनिमल्स बिल्ड होम्स फॉर दियर यंग वंस, और क्या है, बहुत सारे एनिमल अपने बच्चों के लिए क्या करते हैं, घर बनाते हैं। टेलर बर्ड चिड़िया का नाम है, वीवर बर्ड चिड़िया का नाम है, एंट, और फिर उसके बाद में वॉस्प एंड बीज, ये सारे बताए गए हैं कि ये लोग क्या होते हैं, नेचर के मास्टर डिजाइनर, इंजीनियर और आर्किटेक्ट होते हैं। कौन कौन, मतलब ये कहा गया है कि ये लोग एक हिसाब से मिस्त्री होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, मतलब जिनके अंदर क्रिएटिविटी होती है, जो चीजों को बना सकते हैं। कौन कौन चीजें, टेलर बर्ड, वीवर बर्ड, एंट, वॉस्प एंड बीज, इतनी चीजों को बताया गया है। ठीक है बच्चे, तो ये हमने पैसेज को पढ़ा, गो थ्रू किया, समझ में आया सारी चीज। अब देखते हैं क्या लिखा है बच्चे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट्स। बस सिंपल सी बात है, कहा गया है कि इसमें से कौन सी चीजें नेचर का इंजीनियर या आर्किटेक्ट नहीं है। तो भाई वीवर बर्ड, हाँ सर हमने देखा था, ये रहा। सर टेलर बर्ड, हाँ सर टेलर बर्ड भी देखा था सर, ये रहा। अब बताओ क्या कहीं गोट हमको यहाँ पे देखने को मिला था, नहीं बच्चे, मार दो यही आंसर, सी, लो सी इज द राइट ऑप्शन। क्या बताओ कहीं से बच्चे कोई टफ है, ये सारी चीजें ऐसे जो स्कूलों में कभी नहीं पढ़ाई जाती। अब ये मत सोचना कि सर ये आसान भी तो है, अरे नहीं बच्चे, कोई कोई बहुत टफ आ जाता है, बट हाई स्कूल में इतना नहीं, लेकिन मैंने 12th में देखा बहुत अच्छे लेवल का अनसीन पैसेज पूछा जाता है, और बच्चे अच्छे लेवल का होना भी चाहिए, है ना, इससे हमारी सोचने की क्षमता इंप्रूव होती है बाबू। तो ये हमने पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विथ देयर यंग वंस, यानी कि एनिमल्स अपना प्यार अपने बच्चों के प्रति कैसे दिखाते हैं, सिंगिंग करके, क्या हमने ऐसा कहीं देखा, बाय टचिंग एंड हगिंग, हाँ सर ये अभी ऊपर हमने पढ़ा था, बस यही हो जाएगा। एंजॉयिंग अकम्पनिंग, ये तो है ही नहीं कहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, हमको समझ में आ रहा है। बच्चे क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कहोगे नहीं सर अब इसमें क्या ही प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे। तीसरा, विच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग, इसमें से बेबी बर्ड किसको कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि सर बर्ड्स अपने फ्लेडलिंग्स को क्या करते हैं, हाउ टू गो टू द वर्ल्ड, वर्ल्ड में कैसे जाना, यानी फ्लेडलिंग्स, ये होगा। बताओ बच्चे, 1 से 3 नंबर हमने सॉल्व किया, क्या कोई दिक्कत आया, क्या कहीं से कोई टफ है। मैंने आपको अप्रोच भी बताया है, ये नहीं कि सारा पढ़ा रट्टा मार के आया और तुमको पूरा बता दिया, नहीं बच्चे, मैंने तुम्हें अप्रोच भी बताया कि कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है बाबू, चलिए। और बच्चे कोई भी डाउट रहे तो आप उसमें कमेंट जरूर कर दिया करो कि हाँ सर ये डाउट है, ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है। चलिए बच्चे फिर आगे, 4 नंबर से 8 नंबर तक आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग, यानी 1 से 3 कर लिया था, अब 4 से 8 की बारी है। तो बच्चे इन 4 से 8 में हमसे पूछे गए हैं टेंस के क्वेश्चन। हाँ एक चीज आप ध्यान देना कि बच्चे 1 नंबर टेंस का क्वेश्चन फिक्स है बाबू, 1 नंबर टेंस का क्वेश्चन फिक्स है, आने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब भाई संभावना क्या है, आप कहेंगे सर ये तो मैंने इसी में देख लिया, टेंस
एक नंबर का पक्का है आएगा, क्योंकि इसमें दे दिया है और मॉडल पेपर में दे दिया मतलब दे दिया। तो बच्चे क्या है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास टुडे, हर कोई लड़का यानी प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की यानी क्लास में जितने हैं आज प्रेजेंट हैं, क्योंकि मैंने यहाँ प्रेजेंट देखा तो आज प्रेजेंट हैं। तो अब डाउट होगा कि सर हैव प्रेजेंट ये तो कोई टेंस नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि हैव होता तो प्रेजेंटेड होता, मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव हैड लगता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सर इस वजह से भी गलत है। और या तो हैज हैव हैड का यूज किया जाता है पोजेशन को शो करने के लिए कि मेरे पास कार है, मेरे पास साइकिल है ना, मेरे पास सुशील सर हैं इंग्लिश पढ़ाने के लिए, आई हैव सुशील सर, है ना। तो यहाँ ये सारी चीजें बच्चे नहीं है, तो सर ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। फिर बच्चे हैड प्रेजेंट, यहाँ देखो हिंट के लिए हमको दिया है टुडे, हाँ सर जब टुडे दिया है, टुडे मतलब होता है सर आज, तो यहाँ पे हैड का मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, सर इसको भी काट दीजिए ना, ये भी हमको तकलीफ दे रहा था, काट दिया। अब बच्चे दो वर्ड्स बचे, यानी कि आर प्रेजेंट या तो फिर इज प्रेजेंट, यानी कि इन्हीं दोनों में से कोई सा होगा। तो बच्चे सब लोग सोचेंगे बॉय है और गर्ल है, तो इसकी वजह से आर प्रेजेंट बच्चे मार के चले आएंगे, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं है, ध्यान देना ऐसा नहीं है। ये दोनों बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, एवरी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ में हमेशा और हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। तो आप कहेंगे सर ये सिंगुलर ये है इज प्रेजेंट। क्लियर बच्चे? तो देखो रट्टा नहीं है बच्चे, ये सब तरीका बता रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ में जुड़ा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ में जुड़ेगा तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5, ही इज वरीड एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन के बारे में। ये बच्चे आपने देखा कि सर ये तो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, हाँ बच्चे आपको प्रीपोजिशन के लिए भी तैयार होना है, और प्रीपोजिशन एक बच्चे बहुत ब्रॉड टॉपिक है, बहुत ब्रॉड टॉपिक है और सबसे ज्यादा इंग्लिश का कंफ्यूजिंग टॉपिक है। लेकिन मुझे पता है कि कितना पढ़ना कितना छोड़ना है, क्या क्या एग्जामिनर दे सकता है, समझ में आया। तो इस वजह से मेरे बच्चे आप प्रीपोजिशन के लिए अगर आपको कोई डाउट आता है कि हाँ सर इसकी मुझे सेपरेट क्लास चाहिए और एक नंबर में इसी टाइप का एमसीक्यू में, तो आप मेरे को मैसेज करिएगा, मतलब कमेंट करिएगा, मैं प्रोवाइड कराऊंगा। और यकीन मानना बच्चे मैं हर बच्चे का कमेंट देखता हूँ, आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ही इज वरीड, क्या लिखा है बच्चे, ही इज वरीड एग्जामिनेशन, मतलब वो एग्जाम को लेके वरीड है, परेशान है, वो परेशान है क्योंकि उसके पास सुशील सर नहीं है इंग्लिश में, है ना, तुम मत परेशान होना, मैं हूं बच्चे तुम्हारे साथ। तो ही इज वरीड ऑन एग्जामिनेशन, नहीं सर वरीड के साथ ऑन नहीं आएगा। ही इज वरीड इन एग्जामिनेशन, नहीं सर वरीड के साथ इन भी नहीं आता, वरीड के साथ ऑफ भी नहीं, वरीड के साथ आता है बच्चे अबाउट, ही इज वरीड अबाउट, तो यानी कि डी ये राइट ऑप्शन हो जाएगा, ही इज वरीड अबाउट एग्जामिनेशन। आप कहेंगे सर बिल्कुल, आगे बढ़ जाइए। चलिए बच्चे, हाँ अब आपके सामने ये दिख रहा है बच्चे, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर दूं, हो सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत करे। अभी क्लियर है? हाँ अभी क्लियर है। हाँ बच्चे ये वाला क्वेश्चन, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्ड टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि ये आपके स्क्रीन के सामने जो आपको ये सेंटेंस दिखाई पड़ रहा है, इसमें आपको बच्चे रीऑर्डर करना है सेंटेंस, मतलब वर्ड इधर उधर लिखे गए हैं, मतलब सब्जेक्ट कहीं आगे है, ऑब्जेक्ट कहीं बीच में है, वर्ब कहीं पीछे, ऐसे करके दिया है, मतलब बिल्कुल डिसऑर्डर करके दिया गया, तो हमें एक ऑर्डर में करके इसको बनाना है। जैसे क्या है, लास्ट रेनिंग इट बीन हैज नाइट सिंस, तो बच्चे हमने देखा, तो ये मुझे मोटा मोटा एक आइडिया लगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। और बहरहाल मुझे टेंस का नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं है, टेंस का नॉलेज नहीं है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको मैं ऐसे सॉल्व करूंगा कि ऑप्शन देखता हूं, इट बीन सिंस नाइट लास्ट हैज, सर इट यहां लिखा है और सर हैज यानी कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब होना चाहिए, ये इतना दूर है, सर ये ऑप्शन मैं एलिमिनेट कर दूंगा। बच्चे ऑप्शन कभी भी जब ये 20 नंबर सॉल्व करना तो चारों ऑप्शन जरूर देखना, ये नहीं कि बस देखा और जो जो समय वह पहला मार दिया, दूसरा मार दिया, तीसरा मार दिया, नहीं, चारों ऑप्शन आपको गो थ्रू करना है, ठीक है बाबू। इट हैज बीन रेनिंग, हाँ ये देखते हैं सब्जेक्ट के बाद हैज बीन, यानी कि ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, हाँ सर ये मुझे सही लग रहा है, लेकिन मोटा मोटा मैं और पढ़ लेता हूँ। नाइट हैज बीन लास्ट नाइट लास्ट रेनिंग इट्स, सर यहाँ पे तो था इट, यहाँ इट्स कहीं था ही नहीं, सर ये आ गया, गलत हो गया। लो अब ये बचा, बीन रेनिंग लास्ट नाइट सिंस इट हैज, सर ये भी नहीं होगा, बीन से कोई सेंटेंस स्टार्ट ही नहीं होता, सर ये भी गलत है। हाँ बी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है बच्चे? आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब आगे आपके सामने बच्चे, ये अभी लाइन आ गया,
हाँ, ये ध्यान देना बच्चे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, याद करते चलना। आपने देखा कि एक आएगा सेंटेंस का अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट करना यानी रीऑर्डरिंग, एक नंबर में पूछा जाएगा बाबू। दूसरा एक क्वेश्चन 7वें नंबर पे आपको देखने को मिलेगा मिसस्पेल्ड, यानी कि स्पेलिंग टेस्ट से एक नंबर पूछा जाएगा। स्पेलिंग से बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार क्या, इस बार तो कंफर्म है आएगा। क्या है बच्चे, मिसस्पेल्ड, यानी ऐसी कोई स्पेलिंग बतानी है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, 3 सही है, 4 में से 3 सही है, एक कोई गलत है। कौन सा गलत है ध्यान देते हैं। सर एक्सेप्टेंस, हाँ सर ये सही लग रहा है मुझे। एक्सेप्ट, सर ये भी सही है। एक्सेप्टेड, हाँ सर ये भी सही है। एक्सेप्टेबल होता है सर, यहाँ एक्सेप्टेबल लिखा है, तो सर यही वाला गलत हो गया। बताओ बच्चे यहाँ तक क्या बात क्लियर है। आप कहेंगे सर बिल्कुल बिल्कुल। चले बच्चे ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए स्पीड मेंटेन करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस टाइम मेरे बच्चों का समय ना बर्बाद हो। भाई समय आपका बचाना बेहद जरूरी है। हाँ बच्चे, फिर क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8, ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लॉथ्स, यानी कि उसने बहुत पैसे खर्च कर दिए महंगे कपड़े खरीदने पे, उसने बहुत सारे पैसे खर्च कर दिए, है ना। तो बच्चे कोई बात नहीं, उसने खर्च कर दिए, आओ तुम्हें नंबर दिलाता हूं मैं, तुम्हें नंबर चाहिए ना, आ जाओ मेरे पास। देखो, ही स्पेंट ए लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट, यानी अब ये कह रहा है स्पेंट क्या है। अब बाबू पता है, ये हमको हिंट दिया है कि एक नंबर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का आइडेंटिफिकेशन पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, पार्ट्स ऑफ स्पीच का बच्चे पूछा जाएगा आपसे आइडेंटिफिकेशन, यानी कोई वर्ड दिया जाएगा और आपको पहचानना रहेगा कि नाउन कौन है, प्रोनाउन कौन है, वर्ब कौन है। तो अब यहाँ पे स्पेंट कहा है, पहचानो। तो स्पेंट क्या है सर, सब्जेक्ट के बाद आया है सर, सब्जेक्ट के बाद आया है। और वैसे भी स्पेंट का मतलब होता है खर्चा करना या खर्चा किया, तो ये कोई एक्टिविटी है। तो सर जो एक्टिविटी होता है सर वो वर्ब होता है, लगा दो ना वर्ब पे, यानी ऑप्शन बी आपका सही है। चलिए बच्चे ध्यान देना फिर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, 10, ये भी आपके चैप्टर से एक पैसेज दिया गया है, कूर्ग वाले पार्ट से, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में ए बेकर फ्रॉम गोवा, और उसके बाद में कूर्ग और टी फ्रॉम असम, ये 3 पार्ट। तो यानी कि जो सेकंड वाला पार्ट कूर्ग है ये उससे दिया गया है। तो बच्चे छोटा दिख रहा होगा, इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूँ, नहीं तो फिर कहोगे सर हमको दिखाई नहीं पड़ा इसलिए समझ में नहीं आया। चलिए अब बच्चे हमको दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है। अब बच्चे इसको हमें पढ़ना है अच्छे से, और मैंने बताया था जब कभी भी पैसेज आए तो एक बार हमें बच्चे क्या करना है, हमें सबसे पहले ऑप्शन देख लेना कि ऑप्शन क्या क्या है, तो उससे हमें आइडिया मिल जाएगा। विच रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग, यानी अब यहाँ पे रिवर की बात की गई है, और किसकी, वाटर फ्रॉम हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग, बस ये देख लिया मोटा मोटा, आगे नहीं पढ़ने की जरूरत है। कावेरी देखा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती। अब ये जो ऑप्शन में मुझे मिलेगा, वैसे तो मुझे दिख रहा है, लेकिन जो मुझे दिखेगा मैं वही देख के आगे बढ़ जाऊंगा, वही टिक लगा के आगे बढ़ जाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, यानी कि इनमें से चारों में से कौन लार्ज फ्रेश वाटर फिश है, यानी बड़ी सी ये फ्रेश वाटर फिश है। तो बच्चे किंगफिशर देखा, महासीर देखा, लार्ज टर्टल ऑफ कूर्ग देखा, स्मॉल फ्रेश वाटर, जो मुझे मिलेगा उससे मैं रिलेट करा लूंगा। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। बच्चे एक बार बस गो थ्रो करना है, कोई बात नहीं। अब पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, देख लेते हैं। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग, सर हमने देखा ये अभी, ये वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग दिया गया था सर, कावेरी, रिवर कावेरी दिया गया था, यमुना, नर्मदा, ताप्ती का जिक्र नहीं, हाँ सर कावेरी हो गया, यही तो था। विच रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर, यानी कौन सी इनमें से कौन सी नदी है जो अपना पानी कहाँ से निकालती है, यानी कहाँ से निकलती है, हिल्स एंड फॉरेस्ट, यानी कि पहाड़ियों से और जंगलों से। तो कूर्ग की पहाड़ियों और जंगलों से कावेरी नदी की पानी निकलती है, हाँ सर यही दिया गया है। द रिवर कावेरी ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। तो बच्चे ये फायदा होता है पहले ऑप्शन देखने का, क्वेश्चन देखने का, ये आइडिया होता है। बच्चे आगे देखेंगे, महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, हाँ सर ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश, हाँ सर यही हो जाएगा, यानी कि ये रहा महासीर, सर टिक लगा दिया। तो 2 तो हमारा हो गया। कितना था इसमें बच्चे क्वेश्चन, इसमें बच्चे क्वेश्चन था 9, 10, हाँ सर 9, 10 तो हमारा सॉल्व हो गया, बोल लो। 9वां रहा ये कावेरी, हाँ सर 9वां रहा ये कावेरी, और सर 10वां रहा ये महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश। आगे तो मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी,
ठीक है बाबू, आप कहेंगे सर बहुत बहुत बढ़िया पढ़ाते, हमारा टाइम बचा लिए पूरा पढ़ने से, नहीं तो पूरा पढ़ते एक बार मान लो यहाँ से यहाँ तक पढ़ लेते हम, मानो एक से यहाँ, अब कहीं से भी तो क्वेश्चन आ सकता था, तो हम जब पूरा पढ़ते और हमारा आंसर केवल बस इतने में था, लो पूरा पढ़ के टाइम बर्बाद करते, एग्जाम में टाइम भी मैटर करता है, लो मैंने तुम्हारा टाइम बचा लिया बाबू। आगे बाबू भैया सिंपल सी बात, क्वेश्चन नंबर 9 10 हो गया, 11 11 में क्या बोला गया है कि लेंचोज हाउस वाज सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पे स्थित था, इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, सर चैप्टर में इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है, सर चैप्टर में इसका कोई जिक्र नहीं है, इन द कॉर्नर ऑफ द गार्डन, सर इसका भी कोई जिक्र नहीं है, तो इसको एलिमिनेट करना सीखो बच्चे, ये एलिमिनेशन प्रोसेस, एलिमिनेशन मेथड, इसको अप्लाई करना सीखो। ऑन द टॉप ऑफ ये हाई हिल, नहीं सर ऊंची चोटी पे तो नहीं था घर, हाँ सर ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल इन ये वैली, हाँ सर वैली का भी जिक्र किया गया है, लो हिल का भी जिक्र किया गया है, और टॉप ऑफ ये लो हिल मतलब कोई छोटी मतलब चोटी थी, पहाड़ी थी और उस पे उसका घर टॉप पे था, हाँ सर ये क्लियर हो गया, आप कहेंगे सर बिल्कुल बहुत सही। चलिए बच्चे, नेल्सन मंडेला हैड टू, अब बच्चे ये सारे आपके लिटरेचर के चैप्टर्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए लिटरेचर के चैप्टर्स को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है बच्चा, आप कहेंगे सर बिल्कुल, तो अच्छे से पढ़ लेना। नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, नेल्सन मंडेला को बिताने पड़े ईयर्स इन प्रिजन, यानी जेल में कितने साल बिताने पड़े, सर 30 ईयर्स। अब बच्चे ये चैप्टर आपको पढ़ के ही पता चलेगा कि वो कितना साल बिताए थे, तो 30 साल बिताए थे, ठीक है 30 साल उनको जेल में बिताना पड़ा था। आगे द बेकर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज स्पेशली मेड ऑफ, ये बच्चे जो अभी मैंने बताया था ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया ए बेकर फ्रॉम गोवा वाले पार्ट का पूछा गया है कि जो बेकर्स थे, है ना, जो बेकर लोग थे वो अपनी जो म्यूजिकल एंट्री किया करते थे, तो सभी को पता है कि वो जो म्यूजिकल एंट्री किया करते थे वो झंग झंग की साउंड से किया करते थे, मतलब झंग झंग करके वो अपनी एंट्री किया करते थे, और वो किससे बना होता था, क्या प्लास्टिक से बना होता था, चैप्टर पढ़ोगे कहेंगे सर प्लास्टिक का कोई जिक्र नहीं है, सर आयरन का कोई जिक्र नहीं है, स्टील का कोई जिक्र नहीं है, हाँ सर बम्बू स्टफ का बना होता था, जो जिससे वो अपनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो जो लेके चलते थे अपना डंडा वंडा, वो किसका बना होता था, बम्बू स्टफ का बनता था, ठीक है आप कहेंगे सर बिल्कुल। चले बच्चे, हाँ अब आपके सामने अमेंडा वाले पोयम का फर्स्ट फ्लाइट में अमेंडा नाम का एक पोयम है, उससे रिलेटेड एक स्टैंजा दिया गया है, क्या बच्चे देखना। I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my first bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Who does I refer to in the above extract? यानी कि यहाँ पे I क्या रेफर कर रहा है, मतलब I कौन है, तो आप कहेंगे सर अमेंडा, बस यही, आगे बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। विच वर्ड, इसको बच्चे मीनिंग निकालने के लिए तुमसे थोड़ी ना कह रहा है कि पूरा स्टेंजा समझो, पूरा लाइन समझो, नहीं कह रहा I कौन रेफर कर रहा है, तो बच्चे ये तुम्हें पोयम पढ़ा होना जरूरी है, आया बात समझ में। अब ये मैं तुम्हें इसका मीनिंग बताने लग जाऊं और उसके बाद में तो कहोगे सर अच्छे से समझ में आ रहा है, बाबू मैं तुम्हें यहाँ पोयम पढ़ाने नहीं आया हूँ, ये तुम्हें पढ़ाने आया हूँ कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा, तुम्हारा अप्रोच क्या होगा। मान लो इस टाइम मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका मीनिंग निकालने लगूंगा, मुझे कह रहा है कि आई बताओ कौन है, मैं पूरा मीनिंग निकालूं तो मुझे कैसे पता चलेगा यहाँ पे आई कौन है, मैंने चैप्टर पढ़ा है तो मुझे पता है कि आई कौन है, तो इसलिए तुम्हें चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आगे विच वर्ड इज अपोजिट ऑफ रिस्ट्रिक्शन, पूरा लाइन बताओ पढ़ के क्या मतलब निकलता था, कह रहा रिस्ट्रिक्शन का अपोजिट क्या है, रिस्ट्रिक्शन का अपोजिट क्या है, और बच्चे वो पैसेज में दिया गया है, ये यानी वोकैबुलरी से पूछा गया है आपसे क्वेश्चन, वोकैबुलरी से। तो रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है किसी चीज पे पाबंद लगाना, क्या लगाना, पाबंद लगाना। तो ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, सर अनाथ और पाबंद कोई मतलब नहीं है, ऑर्फन दिया तो गया है लेकिन ऑर्फन ये है पाबंद, और पाबंद का ये एंटोनिम नहीं है, पैटर्न सर ये भी नहीं है। सर फ्रीडम मतलब होता है आज़ादी, पाबंदी आज़ादी, कोई चीज़ पे आपको पाबंद किया जा रहा है और किसी चीज़ में आपको आज़ादी दी जा रही है। सर फ्रीडम क्या है, हाँ ये तो पता है कि ये इसका एंटोनिम है, लेकिन अभी मैं इसको टिक नहीं करूंगा, अभी बच्चे मैं इसको टिक नहीं करूंगा, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ टीचर नहीं हूँ, मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ अभी डायरेक्ट मैं फ्रीडम पे नहीं लगाऊंगा, मुझे तो पता है कि रिस्ट्रिक्शन का फ्रीडम एंटोनिम है, लेकिन ये मैं कब लगाऊंगा, जब ये फ्रीडम मुझे यहाँ पे भी देखने को मिले, तो सर ये रहा फ्रीडम, हाँ सर है, अब मैं श्योर हूँ कि अब मैं इस पे लगा सकता हूँ। तो ये अप्रोच बच्चे मुझे तुम्हें सिखाना है, बस आप कहेंगे सर बिल्कुल।
चलिए आगे बच्चे, आपके सामने फिर आ गया एक और बढ़िया पैसेज, 16 से 20, 16 से 20 नंबर तक का आ गया, दिख रहा है। चूज द करेक्ट, वही चूज करना है आपको, दिख रहा है। हाँ यहाँ से पढ़ लेते हैं बच्चे, दिख रहा है, ध्यान देना बच्चे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू विथ रेफरेंस टू ए स्टोरी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, यानी ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी बात सही है, कौन कौन सी बात गलत है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार चीजें, मतलब ये 4 पॉइंट दिए गए हैं, पहले 4 पॉइंट को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग फिर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है बच्चे, 4 पॉइंट दिए गए हैं स्टोरी के और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यानी इसी पॉइंट पे बेस्ड ये सारी बातें होंगी। अब बच्चे इससे पता है मुझे क्या आइडिया मिला, मुझे केवल ये क्वेश्चन नहीं कि सॉल्व कराया और मैं निकल लिया, मैं तुम्हें एक दिल की बात बता रहा हूँ, एक राज की बात बता रहा हूँ बच्चे, रहस्य की बात। रहस्य की बात ये है कि एग्जामिनर हमको ये बताना चाह रहा है कि बेटा कोई भी चैप्टर लिटरेचर का बहुत अच्छे से पढ़ के आना, मैं उस चैप्टर से रिलेटेड 4-5 पॉइंट दूंगा, उसमें से एक आध पॉइंट भी सही हो सकता है, 3 पॉइंट भी सही हो सकता है, या सारे गलत हो सकते हैं। चैप्टर इसका मतलब तुम्हें पूरा पढ़ के जाना है, नो शॉर्टकट। समझ में आया? ये 1 नंबर में हमको हिंट दिया है, ये मैं तुमको बता रहा हूँ। ये तुम होते सोचते अभी सर सॉल्व करा दिए मजा आ गया, लेकिन नहीं बच्चे, मैं तुमको तरीका बताया हूँ कि ये एग्जामिनर की सोच है कि चैप्टर पढ़ के आओ। मिसेस पंफ्रे वॉज ए पुअर लेडी, क्या मिसेस पंफ्रे एक गरीब लेडी थी? आप बताना। कहेंगे सर पता नहीं, ये तो हमको नहीं पता कि वो गरीब थी कि अमीर थी। मैंने चैप्टर पढ़ा है बच्चे, हो सप्लीमेंट्री का ये पहला चैप्टर ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, उसमें जो मिसेस पंफ्रे होते हैं वो बहुत रिच लेडी होती है और वो अपने कुत्ते यानी ट्रिकी को बहुत ज़्यादा खाना खिलाती हैं और उसको चॉकलेट देती हैं, क्रीम देती हैं और उसको ऑयली फूड, जंक फूड ये सब बहुत ज़्यादा देती हैं, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, फैट और लेथार्जिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा आलसी हो जाता है और उसके जो मांसपेशियां और मांस होते हैं वो बिल्कुल घुटने तक एकदम लटकने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है। तो ये है पार्ट। तो क्या वो एक पुअर लेडी थी? कहेंगे सर नहीं, तो ये वाला पहला बात गलत है। दूसरा, ट्रिकी सफर्ड बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, जो ट्रिकी पीड़ित था, ट्रिकी पीड़ित था ज्यादा खाने की वजह से, हाँ सर ये उसकी असली बीमारी थी, हाँ सर ये सेकंड वाली पॉइंट सही है। ट्रिकी वॉज ए वेरी एक्टिव डॉग, ट्रिकी बहुत एक्टिव डॉग था, नहीं सर बहुत लेजी डॉग था, तो तीसरा गलत है। जेम्स हेरियट, हाँ ये जो कुत्ते का ट्रीटमेंट कर रहे थे, ट्रिकी का जो ट्रीटमेंट कर रहे थे, ये वही डॉक्टर हैं। तो जेम्स हेरियट वाज ए वेटरनरी सर्जन, क्या वो वेटरनरी सर्जन थे, मतलब क्या वो जानवरों के डॉक्टर थे? हाँ सर थे। तो यानी कि पहला और दूसरा और चौथा सही है, तो दूसरा चौथा सर इसमें है नहीं, तो ये वाला ऑप्शन, अब गोला इसके अकॉर्डिंग भरना है सर, तो ये वाला नहीं, यानी कि सेकेंड एंड फोर्थ, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आप कहेंगे सर ये है स्मार्टेस्ट अप्रोच सॉल्व करने का। आगे बच्चे, व्हाट डिड हरी सिंह एक्चुअली वांट फ्रॉम अनिल, हरी सिंह असलियत में अनिल से क्या चाहता था? हरी सिंह असलियत में अनिल से क्या चाहता था? तो कुछ लोग कहेंगे सर मनी चाहता था, तो कुछ लोग कहेंगे सर नहीं नहीं नहीं, वो तो उसके यहाँ काम ढूंढने गया था सबसे पहले। हाँ सर ये हो सकता है कि भाई ये चैप्टर आप जानते हैं ना, चोरों वाली, द थीव्स स्टोरी, पढ़े ना सप्लीमेंट्री में, दूसरा पार्ट दूसरा चैप्टर ही है। आप कहेंगे सर हाँ ये तो पढ़ा है सर, इसमें हम फिर काहे परेशान हो रहे हैं जब हमने पढ़ा है। हाँ तो बच्चे क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला ऑप्शन दे दिया कि हरी सिंह क्या चाहता था, तो बच्चे सोचेंगे, कुछ सोचेंगे मनी चाहता था, कुछ सोचेंगे कि हाँ नहीं सर वो तो गया था उसके यहाँ काम ढूंढने की, मुझे काम दे दो, तो कहेंगे हाँ सर वर्क भी हो सकता है। घर, हाँ सर ये घर नहीं चाहता था, तो इसको हटाओ। लेकिन सर जब उसने कहा था थीव्स स्टोरी में, हरी सिंह नाम का एक चोर होता है जो चोरियां करता है और अपने नाम बदल बदल के जिस जगह पे जाता है वो अपना नाम बदलता रहता है। चैप्टर में एक्चुअल में उसका हरी सिंह नाम दिखाया गया है, लेकिन रियल में उसका हरी सिंह नाम नहीं होता। ये तो अनिल के पास रहने के लिए उसने अपना नया नाम खोज निकाला था कि चोरों मतलब पुलिस से बचने के लिए।
कि पुलिस आएगी तो भाई ये नाम ढूंढते आएगी तो लोग कहेंगे कि ये तो हरी सिंह है, तो हरी सिंह नहीं पकड़ा जाएगा फिर, तो वो अपना नाम बदलता रहता है। तो वो जब आता है उसके पास चोरी करने के लिए, मतलब आता है उसके यहाँ पे, तो वो कहता है कि क्या मुझे काम मिलेगा। स्टेप सुनते रहना, क्या कहता है कि क्या मुझे काम मिलेगा, काम मिलेगा। तो वो कौन पूछता है, ये बात हरी सिंह पूछता है। किससे पूछता है, आप कहेंगे सर अनिल से पूछता है। तो वो कहता है कि लेकिन मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अब लो, क्या कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए, कह रहा है कोई बात नहीं, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। पहला चीज वो क्या कहता है कि क्या मुझे काम मिलेगा, और दूसरा कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। अनिल सिंह रिप्लाई देता है मेरे पास पैसे नहीं है। तो हरी सिंह ने कहा कोई बात नहीं, तो मुझे खाना तो खिला सकते हो ना। तो कहा हाँ। दूसरा ये क्या कहता है कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो, खाना खिला सकते हो। तो ये कहा हाँ, लेकिन क्या तुम्हें बनाना आता है। अनिल कहता है हाँ, लेकिन क्या तुम्हें बनाना आता है। तो वो कह देता है हाँ। तो ये इतना कन्वर्सेशन उन लोगों के बीच में होता है। अब इसके रिगार्डिंग ऑप्शन देखा जाए तो लोग कहेंगे हाँ सर मनी भी हो सकता है। मनी तो बाद में सोचेंगे, पहले सोचेंगे कि काम मिलेगा, हाँ सर वो काम के लिए आया था। फिर दूसरा, खाना खिला सकते हो, हाँ सर ये ई टेबल्स यानी खाने वाली चीजें वो उससे चाहता था, तो सर ये भी हो सकता है। लेकिन बच्चे ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है, क्योंकि स्मार्टेस्ट अप्रोच यहाँ पे लिखा एक्चुअली क्या चाहता था। यार वो इतना शातिर चोर था तो केवल वो खाने के लिए आएगा, क्या वो एक्चुअल में काम के लिए आएगा। भाई वो चोर है तो वो काम का ढूंढेगा, उसका सबसे बढ़िया बिजनेस वही चल रहा है। तो वो एक्चुअल में बच्चे आया था ना, एक्चुअली वर्ड की वजह से, एक्चुअली वर्ड की वजह से इसका आंसर बदल जाएगा। इसका आंसर होगा मनी, क्योंकि वो उसको विक्टिम बनाने आया था, यानी कि वो अपना उसे वो बनाने आया था, टारगेट बनाने आया था। क्योंकि अनिल सिंह बहुत भोला भाला आदमी था, अनिल बहुत भोला भाला आदमी था, तो हरी सिंह ऐसे ही लोगों को टारगेट करता था, अपने पर्पस के लिए परफेक्ट मानता था। अगर ये एक्चुअली ना होता तब आप ई टेबल्स कर सकते थे, लेकिन एक्चुअली आके ये क्वेश्चन होता कि व्हाट डिड हरी सिंह आस्क फॉर अनिल, यानी अनिल से उसने क्या कहा, किस चीज के लिए उसने डिमांड की। तो लास्ट में उसने डिमांड किया था, भाई शुरुआत में उसने पैसे का डिमांड थोड़ी ना किया था, ई टेबल्स का डिमांड किया था, तब आप वहां मारते। लेकिन जब आपने देखा एक्चुअली इस वजह से वास्तव में तो वो पैसा चाहता था। बच्चे इस ऑप्शन को समझाने में इतना टाइम मैंने इस वजह से लिया, जरूरी था, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाते। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है बाबू, व्हाट डज हॉरिस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। हाँ ये हॉरिस डैनबी वाला चैप्टर है सप्लीमेंट्री में, है ना बच्चे। तो इसमें है कि व्हाट डज हॉरिस डैनबी लाइक टू कलेक्ट। हॉरिस डैनबी को क्या चीजें पसंद थी, क्या चीजें वो इकट्ठा किया करता था। तो एक आदमी होता है हॉरिस डैनबी, जो क्या करता है, जिसे किताबों का बहुत ज्यादा शौक होता है। तो वो अपने इस शौक को पूरा करने के लिए साल में 2-3 तिजोरियां लूटता है, इससे ज्यादा नहीं, 2-3 तिजोरियां लूटता है कि जिससे उसका खर्चा चल जाए साल भर का, और अच्छी अच्छी किताबें, महंगी किताबें वो खरीद सके। तो यही चीज है कि हॉरिस डैनबी को क्या कलेक्ट करना पसंद था, क्या गहने, नहीं, क्या बुक्स, हाँ सर बुक्स, हो गया। आगे क्वेश्चन है, व्हाट आर द एज ऑफ भोली व्हेन मंगला वाज मैरिड। छोटा दिख रहा है, चलो बड़ा कर देता हूं। हाँ ये भोली वाले चैप्टर का है। व्हाट वाज द एज ऑफ भोली व्हेन मंगला वाज मैरिड। भोली की एज क्या थी जब मंगला की शादी होती है। तो आप कहेंगे सर ये भोली वाले चैप्टर का है, 10 साल की होती है, यानी कि जब मंगला की शादी होती है तो भोली 10 साल की होती है। फिर है आगे, आई वॉन्ट टू नो। बच्चे ये वाला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये फुट प्रिंट विदाउट फीट का है सप्लीमेंट्री में। ये भी चोर की एक कहानी है, जो कि एक साइंटिस्ट होता है, अपने उसने एक ऐसी चीज का इन्वेंशन किया था, एक ऐसी चीज को डिस्कवर किया था, ऐसी दवाई को जिसको लेने पे इंसान अपनी बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर लेता था। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है फुट प्रिंट विदाउट फीट, यानी कि वो अपने जहां जहां कदम रखता तो वहां पैरों के निशान बन जाते, लेकिन एक्चुअल में वहां कोई पैर दिखता ही नहीं था, क्योंकि वो उसने अपने बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर रखा था। ये चीज है। तो आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, व्हाट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर, चेयर की तुम मेरे यहाँ चेयर पे क्या कर रहे हो। तो ये बात किसने कहा था,
तो लैंडलॉर्ड चैप्टर में नहीं जिक्र किया गया। जो बच्चे चैप्टर पढ़े होंगे उनको समझ में आएगा। कांस्टेबल ने ये बात नहीं कही थी। साइंटिस्ट तो वो खुद बैठा था, नहीं, ये बात कहा था किसने? मिसेस हॉल, यानी जिनके घर पे वो ठहरा होता है, रात रुका होता है, जिसके घर पे वो टिका होता है, वो उस घर की मालकिन होती है मिसेस हॉल। तो उन्हीं से ये, वही इससे कहती हैं चोर से, वैज्ञानिक से। तो बच्चे हाँ, ये आपका पार्ट ए पूरा सॉल्व हुआ। 20 नंबर आपका क्लियर, 20 में से मैंने 20 आपको दिला दिए। आपने देखा कि सर पिछले साल की तरह ही पूछा गया है, इसमें कोई बहुत कठिन चीज नहीं पूछी गई है ना, कि सर सिलेबस में कुछ बदलाव है। नहीं बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। अब बारी है बच्चे अनसीन पैसेज की, यानी कि अब बारी है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। चलिए बच्चे देख लेते हैं। छोटा दिख रहा होगा इसलिए इसको थोड़ा मैं जूम करता हूं। अच्छा, मैंने बताया था एक तरीका कि क्वेश्चंस को मुझे पढ़ना है। सबसे पहले अनसीन पैसेज सॉल्व करने के लिए मैं तो यही ट्रिक फॉलो करूंगा कि क्वेश्चन पढ़ूंगा, जिससे मुझे आइडिया लग जाए। हाँ चलिए बच्चे, अब आपके सामने 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स? टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? मैंने ये सुना, टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में मुझे लिखना क्या है, इस बात के लिए, इस बात को जानने के लिए मुझे पैसेज का सहारा लेना है। ये नहीं पैसेज से पूरा छापना है, पैसेज का केवल सहारा लेना है, हिंट के लिए हमको दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ द रिलेशनशिप बिटवीन ये टीचर एंड ये चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्ट्री? क्या होता है यदि एक बच्चे और टीचर के बीच का जो रिलेशनशिप है, यानी जो बॉन्ड है, वो असंतुष्टि वाला होता है, यानी अनसेटिस्फैक्ट्री वाला होता है, तो क्या होता है? अब क्या होगा? टीचर और बच्चे के बीच में अगर मानो कहा जाए कि रिलेशनशिप अगर अच्छा नहीं है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम होगा? तो सर ये बात जानने के लिए मुझे पैसेज का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे। When children go to school, their teachers become during school hours substitutes for their parents. What does this statement suggest? यानी कह रहा है कि जब बच्चा स्कूल जाता है कि उसके टीचर उसके स्कूल आवर्स बन जाते हैं और उनके पेरेंट्स के सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं, मतलब पेरेंट्स का जगह वो ले लेते हैं। तो इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट क्या सजेस्ट कर रहा है, हमको क्या सुझाव दे रहा है? ठीक है बच्चे, आगे 3 क्वेश्चन हमने पढ़ा। विच वर्ड मीन्स टोलरेबल इन दिस पैसेज? तो बस मैंने पढ़ लिया, क्वेश्चन गो थ्रू किया। अब मैं पैसेज पे आ जाता हूं, पैसेज को पढ़ता हूं। पैसेज है बच्चे यहां से, जस्ट एज इट इज वाइटल फॉर पेरेंट्स टू लिव देयर ओन lives as fully as possible and to deepen their understanding to themselves to the utmost, so it is important for teachers and educators। हाँ सर, मिल गया। यही क्वेश्चन हमसे पूछा भी गया था, पहला क्वेश्चन हमने क्वेश्चन पढ़ा, हमको आइडिया लगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट, क्या इंपॉर्टेंट है टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए। तो ये नहीं कि सर हाँ यहाँ मिल गया तो मैं ये करूंगा कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक लगा दिया। नहीं बच्चे, ऐसे करने से आपको कभी भी कंप्लीट यानी कि पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ऐसे के लिए बच्चे आपको आंसर बनाने के लिए सबसे पहले आपको सहारा लेना है क्वेश्चन का कि टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ देखता हूँ, जस्ट एज इट इज वाइटल फॉर पेरेंट्स टू लिव देयर ओन लिव्स एज फुल्ली एज पॉसिबल। मतलब ये कहा गया है कि अपने जीवन को हमें जितना हो सके अपने तरीके से जीना, कैसे? एज फुली एज पॉसिबल एंड टू डीपन दियर अंडरस्टैंडिंग, यानी अपनी सोच को और ज़्यादा डीपन करना है, मतलब और अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट करना है और बहुत ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत है। टू देमसेल्फ टू अटमोस्ट, यानी जितना ज़्यादा हो सके किसी चीज़ के बारे में डीप सोचना। ये मुझे आइडिया मिला कि एक टीचर और एजुकेटर के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग टू देमसेल्फ टू द अटमोस्ट, यानी अटमोस्ट लेवल तक का मुझे सोचना है। ये आइडिया मुझे मिला। तो कह रहा है ये चीज़, अच्छा अभी पेरेंट्स के लिए बताया जा रहा है, सॉरी ये चीज़ अभी बच्चे किसके लिए बताया जा रहा है? पेरेंट्स के लिए। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स टू डू द सेम, यानी यही चीज़ टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ बच्चे पेरेंट्स का जिक्र कर देंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक लिख दिए तो टीचर वो पेरेंट्स का जिक्र कर देंगे, लेकिन वो हमसे एक्चुअल में पेरेंट्स के बारे में नहीं, टीचर्स और एजुकेटर्स के बारे में पूछा है। तो इसका आंसर बच्चे ये होगा, ये मैं काटूंगा, स्मार्ट तरीका ये फॉर पेरेंट्स है, क्योंकि टीचर्स और एजुकेटर्स के लिए भी सेम बात है, तो मैं पेस्ट कर दूंगा, कट कॉपी पेस्ट ये मैं कर दूंगा।
तो फॉर मैंने लिखा फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स, मैं क्या लिखूंगा इसके जगह पे, पेरेंट्स के जगह पे, फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर्स टू लिव देयर ओन लिव्स एज फुली एज पॉसिबल एंड टू डीपन देयर अंडरस्टैंडिंग टू देमसेल्फ टू द अटमोस्ट। बस यहीं तक का, यानी कि इसका आंसर हमने बच्चे जैसे ही बताया कि आप फॉर लिख के ये वाला ये लाइन लिखेंगे और ये लाइन लिखेंगे, बस यहाँ तक का आपका आंसर है। अब बताओ अगर आप लिख दें सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर टीचर्स एंड एजुकेटर टू डू द सेम, तो बच्चे इससे आपका 2 में से 1 ही नंबर मिलेगा। ये इसका स्मार्टेस्ट आंसर है कि फॉर टीचर्स और एजुकेटर्स जोड़ो, बाकी यहाँ तक की बात आप लिख दो। क्लियर? तो इस तरह से हमें अनसीन पैसेज में थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ा, थोड़ा सा माइंड का इस्तेमाल करना पड़ा, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना पड़ा। अच्छा बच्चे, अनसीन पैसेज एक टफ चीज़ है, मैंने आपको दिखाया। बच्चे सोचते हैं इसको हल्के में लेते हैं, बहुत आसान है, लेकिन अगर ये ट्रिक फॉलो नहीं करते तो नंबर कटता है। लेकिन बच्चे अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि सर स्कूलों में हमारे नहीं पढ़ाया गया अनसीन पैसेज, आप हमें पढ़ा दो, क्योंकि आपने ऐसे बताया तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। तो बच्चे ऐसे टॉपिक के लिए, ऐसे चीज़ के लिए मैं आपके लिए केवल 10 मिनट में ही या 15 मिनट में ही कंप्लीट एक पैसेज में सॉल्व करा दिया करूंगा। इससे 7 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। क्या आपको ज़रूरत है? बताना है। अगर है तो आप कमेंट करना कि हाँ सर स्कूल में नहीं पढ़ाया गया और इस टाइम पे मुझे आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंग्लिश के इस टॉपिक के लिए, तो बच्चे मैं करा दूंगा। ठीक है बाबू? हाँ सर हो गया। चलिए आगे। तो ये सर पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक बार देखते हैं, फिर पैसेज की तरफ आना पड़ेगा। कह रहा है कि क्या होता है कि अगर बच्चे और टीचर के बीच में रिलेशनशिप अनसेटिस्फैक्ट्री है तो क्या होता है। चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल देयर टीचर्स बिकम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स। हाँ ये तो सर नीचे हमने देखा था, अभी इससे भी क्वेश्चन बनेगा। When children go to school, their teachers become during school hours substitute for their parents. The children transfer to the teacher some of the feeling they have for their parents and are influenced in their turn by the personalities of the teachers. अब सर इसकी मुझे मीनिंग नहीं निकालनी है। अगर सर मैं इसकी मीनिंग निकालने लगूँ तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। क्यों बच्चे? ये मैं तरीका बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ। मैं चाहता तो इसकी हिंदी बता देता, लेकिन मैंने नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैंने जब सेकंड वाला क्वेश्चन देखा तो मेरा सेकंड वाला क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा था। बच्चे बार बार तुम्हें पैसेज की तरफ जाना पड़ेगा, बार बार क्वेश्चन आंसर की तरफ आना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन हमसे ये कह रहा था कि क्या होता है यदि टीचर और बच्चे के बीच में रिलेशनशिप अनसेटिस्फैक्ट्री है तो ये तो कहीं कहा ही नहीं गया है। कहा गया है कि जब बच्चा, अब बता रहा हूँ कि बच्चा जब स्कूल जाता है तो टीचर्स उसके ये बनते हैं और उसके बाद बच्चा अपनी सारी बातें शेयर करता है। तो यहाँ पे तो ऐसा कोई चीज़ अनसेटिस्फैक्ट्री का कोई जिक्र ही नहीं किया गया है। तो इसके लिए अब मुझे अभी आगे और पढ़ना पड़ेगा। तो ये बताया गया है कि जो टीचर होते हैं वो बच्चों के क्या बन जाते हैं, ड्यूरिंग स्कूल आवर्स बन जाते हैं। और उसके बाद में क्या होता है, बच्चे सारी बात अपनी ट्रांसफ़र करते हैं, शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स। हाँ ये सारी चीज़ें समझ लिया। अब उसमें आगे ये कहा गया है कि दिस म्यूचुअल रिलेशनशिप इज ऑफ मोर इम्पॉर्टेंस देन एनी टीचिंग मेथड। ये कहा गया है कि टीचर्स के लिए सबसे बढ़िया मेथड यही है कि बच्चों को समझना, बच्चों को सुनना, ये सबसे बढ़िया टीचिंग मेथड है। किसी भी मेथड से ये बेटर है ये चीज़। अब कहा गया, हाँ फिर आगे कह रहा है कि एंड ये चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न इज कंटिन्यूली हैम्पर्ड। और एक बच्चे की सीखने की क्षमता, सीखने की योग्यता कंटिन्यूली मतलब पूरी तरह से क्या हो जाती है, हैम्पर्ड हो जाती है, यानी कि बाधित हो जाती है। हैम्पर्ड मतलब क्या होता है बच्चे, बाधित हो जाती है। इफ द रिलेशनशिप इज अनसेटिस्फैक्ट्री, ये लो, ये तो क्वेश्चन में पूछा था कि क्या होता है अगर रिलेशनशिप अनसेटिस्फैक्ट्री होता है तो क्या होता है। आप कहेंगे हाँ सर यही पूछा था। तो अब बच्चे क्या करते, बच्चे क्या करते, अनसेटिस्फैक्ट्री देखे थे, हाँ लिखते, लेकिन उनका तरीका जानते हो ये वाला होता कि सर यहाँ अनसेटिस्फैक्ट्री के बाद यहाँ एक फुल स्टॉप लगा है यानी यहाँ तक, और इसके पहले फुल स्टॉप कहाँ लगा है, सर 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 यहाँ लगा है। तो बस वो यहाँ दिस से लेके यहाँ तक लिख देते। अब बच्चे 2 में से कहीं मिल जाता तो 1 नंबर मिलता, मैं होता तो मैं 1 भी नंबर ना देता आपको, क्योंकि तरीका ये बहुत गलत है। तो इसके लिए बच्चे मुझे सॉल्व करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन देखना पड़ेगा। व्हाट हैपेंस इफ द रिलेशनशिप बिटवीन ये टीचर एंड ये चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्ट्री। तो इसका आंसर ऐसे होगा कि इफ द रिलेशनशिप बिटवीन
ए टीचर एंड ए चाइल्ड इज अनसेटिस्फैक्ट्री, अगर एक बच्चे और टीचर के बीच का जो रिलेशनशिप है वो अनसेटिस्फैक्ट्री होता है तो क्या होता है, तो क्या होता है। बस उसी के आगे ये क्वेश्चन यहां तक मैंने लिखा, यहां से लेकर यहां तक ये क्वेश्चन लिखा। अब आंसर देखो, आंसर फिर मैं यहां से लिखता, यानी कि पैसेज का मैं केवल इतना सहारा लेता, ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न इज कंटिन्यूली हैम्पर्ड, बस केवल मैंने इतना सहारा लिया। और आप क्या कर रहे थे, यहां से लेकर यानी दिस से लेकर और यहां अनसेटिस्फैक्ट्री तक का ये पूरा लिखते, मतलब एक लाइन ये पूरा, दो लाइन ये पूरा, तीन लाइन यहां तक। और मैंने क्या कहा, क्वेश्चन का सहारा लिया और पैसेज से केवल इतना चीज चुराया कि ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न इज कंटिन्यूली हैम्पर्ड, बस कि अगर बच्चे और टीचर के बीच का जो बॉन्ड है वो अनसेटिस्फैक्ट्री होता है तो बच्चे की सीखने की योग्यता बाधित हो जाती है। बस इतना है इसका आंसर। कहेंगे हाँ सर, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर, एक बात कहें ना, दिल की बात कहें, तो अब धीरे धीरे हम आपकी इस स्किल को पहचानने लगे हैं कि आप हमारी बात को बहुत बढ़िया से समझते हैं, आपके अंदर भी ये योग्यता है कि आप हमारी बात को समझ रहे हैं और हमको जो हम गलतियां करते थे यहाँ से यहाँ तक लगाने वाली, आपने हमारा ये कंफ्यूजन दूर कर दिया कि सर इस तरह से तो आंसर नहीं होगा। अब बच्चे तीसरा वाला क्वेश्चन मैं आपको पैसेज में दिखाया था, लेकिन अब ऐसा इसमें नहीं किया जा सकता है, इसमें मुझे आपको ओरल बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा, ओरल, मौखिक में बताऊंगा आपको। कह रहा है व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल देयर टीचर्स बिकम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स सब्स्टिट्यूट फॉर देयर पेरेंट्स, तो इसका मतलब क्या है, अपने मीनिंग में बताओ। तो अपने जुबान से मैं बताऊं, अपने मन से बताऊं तो मैं यही बोलूंगा कि व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल, जब बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर मैंने ये पढ़ लिया, अब अपने मन से मैं बना के लिखूंगा कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं, व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल टीचर्स टेक प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स, मतलब था ये चीज और मैंने इसको बना के लिख दिया क्योंकि था सब्स्टिट्यूट फॉर देयर पेरेंट्स कि उनके पेरेंट्स का सब्स्टिट्यूट बन जाते हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि टीचर्स टेक द प्लेस ऑफ पेरेंट्स, सब्स्टिट्यूट का मतलब यही है कि उनका प्लेस लेते हैं। तो देखो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया कि टीचर्स टेक द प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी कि उनका प्लेस लेते हैं। आप कहेंगे हाँ सर, ये वाला तो आपने समझा दिया। अब उसके बाद दे टीच, वो पढ़ाते हैं, दे गाइड यानी दे टीच, जितना बताया था वो लिखेंगे, फिर लिखेंगे दे टीच, गाइड, केयर फॉर यानी केयर करते हैं, एंड इन्फ्लुएंस देम लाइक देयर पेरेंट्स। बस इसका ये आंसर हो जाएगा। मैंने रटा नहीं, मैंने पढ़ा अपने मन से बोला क्योंकि यहाँ पे था बच्चे कि सब्स्टिट्यूट फॉर देयर पेरेंट्स। अब इसकी मुझे एक्सप्लेनेशन देनी थी कि इसका मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि कोई किसी का जगह ले रहा है, तो यही है सब्स्टिट्यूट का मतलब, किसी को हटाना। तो मैंने आंसर ये लिखा कि व्हेन चिल्ड्रन गो टू स्कूल टीचर्स टेक द प्लेस ऑफ देयर पेरेंट्स, इसके जगह पे लिखा। फिर ये लिखा द टीचर बिकम ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, तो इसके जगह पे मैंने ये लिखा कि दे स्कूल आवर्स, मतलब वो पूरा एक दिनचर्या बन जाते हैं। तो इसका कैसे बोलूंगा कि दे टीच, गाइड, केयर फॉर एंड इन्फ्लुएंस देम लाइक देयर पेरेंट्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। इससे सटीक बच्चे आंसर तुम्हें कोई नहीं बता सकता। ठीक, आप कहेंगे सर बहुत सही। विच वर्ड मीन्स टोलरेबल, टोलरेबल का मतलब क्या होता है, पैसेज से बताना। अभी मैंने बताया था कि पैसेज से कैसे बताना है। टोलरेबल मतलब होता है परेशान करने वाला या असहनीय कोई चीज। टोलरेबल मतलब होता है कि मैं इसको टोलरेट नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। तो जब टीचर आ रहा है, कोई बच्चा उस टीचर से बोर हो जा रहा है, बार बार परेशान हो जा रहा है, यानी टीचर को वो बच्चा टोलरेट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब बॉन्ड वो क्या है बच्चे, टोलरेबल का मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री, ये है इसका सिनोनिम। आप कहेंगे सर हाँ, अनसीन पैसेज हमारा सॉल्व हो गया, 7 नंबर हमारे क्लियर हो गए। इससे बच्चा बढ़िया अप्रोच नहीं हो सकता, भले इसमें मैंने टाइम लिया, लेकिन डंके की चोट पे कहता हूँ, आप किसी को भी ये आप क्लास दिखाना, कहेगा वाह कितनी जानदार क्लास है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर शॉर्ट ट्रिक नहीं बताया, शॉर्ट ट्रिक क्या बताएं, बताना पहले पैसेज क्वेश्चन आंसर देखो, उसके बाद में ये पढ़ो। हर जगह ट्रिक ना देखा करो बच्चा, ठीक है। और ट्रिक भी मैंने बता दिया है, मतलब भर का। हाँ, फिर ये है यू आर अंकिता अंकित फ्रॉम कानपुर, योर फ्रेंड हैज इन्वाइटेड यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विथ हर या हिम, राइट टू हर हिम अबाउट योर इनएबिलिटी टू डू सो। ये कह रहा है कि आप अंकिता या अंकित है कानपुर से, आपके फ्रेंड ने आपको इनवाइट किया है
अब छुट्टियां बिताने के लिए, यानी कि साथ में छुट्टियां बिताने के लिए उसने तुम्हें इनवाइट किया है, लेकिन अपनी अयोग्यता बताओ कि तुम नहीं जा सकते, तुम क्यों नहीं जा सकते। यानी उसने इनवाइट किया है और तुम वहां नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते, ये इसके लिए तुम एक लेटर लिखो। चले बच्चे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने आपके लिए लिख के तैयार कर दिया है। आप अंकिता या अंकित हैं, कानपुर से हैं, और आप डेट ये लिख रहे हैं। फिर आपने कहा माय डियर फ्रेंड अमन, इतना इजी लैंग्वेज में लिख दिया हूँ। ये इसके लिए मैंने पीडीएफ नहीं बनाया बच्चे, क्योंकि इजी लैंग्वेज बिल्कुल अपने जुबान से जो निकलने वाला था वो मैंने लिख दिया। क्या है, माय डियर फ्रेंड अमन, आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग योर हॉलीडेज। बच्चे ये तो इसमें यही लिख के आया है। पहले वो जमाना होता था जब आता था एप्लीकेशन फॉर लीव, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ब्रदर सिस्टर मैरिज पे, है ना, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, यानी कि यही चार घुमा घुमा के, एक फीस कंसेशन, यही घुमा फिरा के पूरा देता था। किसी सेट में वो दे दिया, किसी सेट में कोई दे दिया, यही चार ही आता था हर उसमें। लेकिन इस बार एग्जामिनर कह रहा है, हिंट दिया है कि इन चार में से पूछे जाने की पॉसिबिलिटीज कम है। मैं तो दूंगा कि आपको कुछ बना के लिखना पड़े। अभी मैं चाहता तो इसका पीडीएफ देता आपको, लेकिन कैसे अपने इजी लैंग्वेज में लिखना है, बना के लिखने की कला होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे चैप्टर का नाम है राइटिंग स्किल, यानी कि ये जो हमारा सेक्शन है राइटिंग सेक्शन है, तो राइटिंग सेक्शन का मतलब यही हुआ कि एग्जामिनर आपकी राइटिंग स्किल को चेक करना चाह रहा है। तो मैंने लिख दिया, आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग योर हॉलीडेज, मैं आशा करता हूं कि तुम अच्छे होगे और अपनी छुट्टियां इंजॉय कर रहे होगे। बताओ, यही तो होता है स्टार्टिंग। आप कहेंगे हाँ सर। आई रिसीव्ड योर काइंड इन्विटेशन टू स्पेंड हॉलीडेज विथ यू, यानी कि मुझे तुम्हारा इन्विटेशन मिला, काइंड इन्विटेशन मिला, छुट्टियां स्पेंड, तुम्हारे साथ छुट्टियां स्पेंड करने के लिए। कितना इजी लैंग्वेज में, आई होप, सभी लोग बोलो आई होप यू आर फाइन, मेरे साथ बोलो आई होप यू आर फाइन एंड enjoying, fine and enjoying your holidays, आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग योर हॉलीडेज। हाँ सर, इतना हो गया। आई रिसीव्ड, मुझे मिला, क्या मिला, योर काइंड इन्विटेशन, तुम्हारा काइंड इन्विटेशन मिला, क्या करने के लिए मिला, टू स्पेंड हॉलीडेज विथ यू। हाँ सर, इतना तो आपने तैयार करा दिया, ओ माय गॉड, आपने इतना आसानी तैयार करा दिया। हाँ सर, है ना, अब कनेक्शन हो रहा है धीरे धीरे धीरे, आपका मेरे से हो रहा है, मैं आपके इमोशन को समझ रहा हूँ, आप मेरे इमोशन को समझ रहे हैं। बस बच्चे, पिछले वाले पैसेज में यही तो समझा था हमने कि हमें अपना आपका बॉन्ड मजबूत करना है, बस ऐसे ही। तो देखो मैंने कैसे तुम्हें बता दिया कि कितना इजी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया। आई रियली वांटेड टू कम, क्योंकि कह रहा था कि अपनी इनएबिलिटी बताओ कि आप वहां क्यों नहीं जा सकते। तो आई रियली वांटेड टू कम, मैं यार आना चाहता था, वो कह रहा मैं आना चाहता था, बट आई एम सॉरी टू से, यानी मुझे ये कहते हुए यार थोड़ा उदासी महसूस हो, यानी आई एम सॉरी यार, मुझे माफ कर देना, ऐसा कहते हुए मुझे दुख हो रहा है, दैट आई विल नॉट बी एबल टू डू सो। यही तो था, यही लाइन मैंने पेस्ट कर दिया, एग्जामिनर मेरे से इंप्रेस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि ये राइट टू हर हिम अबाउट योर इनएबिलिटी टू डू सो, और यही चीज मैंने यहाँ पे लिख दिया है लाइन में कि आई विल नॉट बी एबल टू डू सो, मतलब मैं ऐसा करने में अयोग्य हूं, मैं नहीं आ सकता, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं नहीं आ सकता। आई होप यू आर फाइन एंड एंजॉइंग योर हॉलीडेज, आई रिसीव्ड योर काइंड इन्विटेशन टू स्पेंड हॉलीडेज विथ यू, यानी कि मुझे इन्विटेशन मिला और यार मैं आना भी चाहता था। ऐसे भी तो हम किसी से बात करते हैं, मैं आना भी चाहता था, लेकिन यार आई एम सॉरी टू से, आई एम सॉरी टू से, ऐसे तो बोला जाता है, स्पीकिंग में कैसे बोलते हैं, आई एम सॉरी टू से, बस वही मैंने लिखा है, लंबी चौड़ी इंग्लिश का मैंने इस्तेमाल नहीं किया। आई एम सॉरी टू से दैट, अब पैसेज से लिख दिया, यानी जो क्वेश्चन हमको मिला था, आई विल नॉट बी एबल टू डू सो, यानी कि यार मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा, मैं ऐसा कर नहीं पाऊंगा। क्यों? माई सिस्टर्स वेडिंग इज, बाबू देखो, माई सिस्टर्स वेडिंग इज शेड्यूल्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, ये है रीजन, सबसे मेन रीजन। ये वाली लाइन एकदम घोट घाट के पी जाओ कि माई सिस्टर्स वेडिंग इज शेड्यूल्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी कि मेरे बहन की जो शादी है वो भी इसी टाइम पे शेड्यूल हुई है, गर्मी की छुट्टियों में। अच्छा, मैंने इसी को क्यों लिखा? क्योंकि आप कहेंगे सर ये शादियों वादियों का सीजन ज्यादातर गर्मी की छुट्टियों में ही होता है, तो इसलिए मैंने इसी लाइन को ये बना के लिख दिया। तो पहले क्या बताना है, देखो बना के मैंने लिखा, पहले क्या बताना है कि आई होप, मैं आशा करता हूं, यू
आर फाइन, आप अच्छे होंगे, एंड इंजॉइंग योर हॉलीडेज। इतना किया। फिर दूसरा स्टेप क्या था, मुझे मिला, आई रिसीव्ड, क्या मिला, योर काइंड इन्विटेशन, किस लिए, टू स्पेंड हॉलीडेज विथ यू, ये कहा कि मिला। उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद ये कहता है कि मैं आना भी चाहता था, आई रियली वॉन्टेड टू कम, मैं आना भी चाहता था, बट फिर क्या होता है, बट मैं निराश हूं, बट आई एम सॉरी टू से, लेकिन यार मैं आ नहीं सकता, आई विल नॉट बी एबल टू डू सो, यानी कि मैं आने में अयोग्य हूँ, बिकॉज क्यों, माई सिस्टर्स वेडिंग इज शेड्यूल्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड, यानी कि मेरे बहन की शादी भी इसी टाइम पे शेड्यूल हुई है। आई ट्रूली रिग्रेट मिसिंग द वंडरफुल टाइम वी कुड हैव स्पेंड टुगेदर, यानी कह रहा है यार मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं दिल से बता रहा हूँ कि ऐसे वंडरफुल टाइम को, ऐसे अद्भुत टाइम को, है ना, मैं मिस करूंगा जो हम साथ में बिता सकते थे, उसके लिए मैं यार मिस करूंगा, ट्रूली बता रहा हूँ, जेन्युइनली बता रहा हूँ कि मैं मिस करूंगा। फिर आगे उसकी सांत्वना के लिए कह रहा है कि आई होप, यहाँ अच्छा एक लाइन आपको छोड़ के लिखना है, यहाँ पे लिखने के बाद ये बच्चे 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है एड्रेस वेड्रेस ये सब लिखने वाला, उसके बाद में फिर ये रीजन और मैटर क्या है वो लिखना है, और नीचे सांत्वना के लिए या फिर लेटर का जो एंडिंग टाइप वो होता है एरिया, वो चीज़ लिखा जाता है कि आई होप वी विल मीट सून आफ्टर द हॉलीडेज, यानी कि मैं आशा करता हूँ कि हम लोग बहुत जल्द छुट्टियों के जल्द बाद मिलेंगे। फिर फ्रेंड बताना, योर फ्रेंड या फिर योर सिंसियरली, जो भी, फिर उसके बाद में आपको नीचे नाम लिख देना है, दैट्स इट, बस ये रहा आपका लेटर। अब बच्चे एक चीज़ और है इसमें, हाँ, अब बच्चे इसको आपको रटने की जरूरत है, ये तो मैंने अपनी लैंग्वेज में लिखाया है, अगर आपको इजी लगा हो तो आप यही पढ़ लो, नहीं तो आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं, क्योंकि राइटिंग स्किल है। अब बच्चे राइटिंग स्किल में आप कभी भी ना तो अपने ऑफलाइन टीचर को कह सकते हो, ब्लेम कर सकते हो कि सर आपका नहीं पढ़ाया आया, या ऑफलाइन ऑनलाइन किसी भी टीचर को नहीं कर सकते ब्लेम, क्योंकि एग्जामिनर कह रहा है कि मुझे तुम्हारे राइटिंग स्किल को देखना है, और तुम रट्टा मार के जा रहे हो, एग्जाम में कुछ और आ जाएगा, फिर क्या करोगे। अब जैसे ये वाला देखो, एक इसमें दिया गया है कि यू आर रोहित रेनू फ्रॉम प्रयागराज, राइट एन एप्लीकेशन टू द लाइब्रेरियन ऑफ योर स्कूल टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज। मान लो ये आ गया, तो ये मैं बना के कैसे लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, आप ऊपर अपना नाम वही चीज रोहित रेनू, फिर नीचे प्रयागराज लिखेंगे, फिर उसके नीचे डेट लिखेंगे, और उसके बाद में फिर नीचे आप जानते हैं ब्लैक पेन से आप लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, टू परचेज सम न्यू इंग्लिश डिक्शनरीज। इतना करने के बाद आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर या मैडम, है ना। अब वो आप लिखेगा आई वुड लिखने से पहले मैं तो सोच रहा हूँ आप अपना पता बता दो, हाँ आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर मैडम, आई एम, अपना कोई भी नाम, मान लो अभिमन्यु है, आई एम अभिमन्यु फ्रॉम क्लास ईयर्थ, मैं क्लास ईयर्थ का अभिमन्यु, मतलब अपना नाम बताएंगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ। इतना करने के बाद आप कहेंगे कि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगा कि दैट, इन्फॉर्म करना चाहूँगा। इतना करने के बाद आप ये बताएंगे कि द डिक्शनरीज इन आवर स्कूल लाइब्रेरी इज टॉर्न और ओल्ड, मतलब पुरानी हो चुकी है और फटी भी हुई है। इतना लिखा आपने, बना के बिल्कुल लिख रहा हूँ, कोई चीज़ नहीं लिखा मैंने, देखो कोई प्रिपरेशन नहीं किया मैंने, इसका तो मैंने लिख दिया था, ऑन द स्पॉट बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद में आप कहेंगे कि सम न्यू वर्ड्स आर मिसिंग, यानी कुछ जो नए नए वर्ड आ रहे हैं ट्रेंड में वो उसमें नहीं है, आए बात समझ में। तो जिससे आप क्या बोलेंगे कि देयर इज ए डिस्टर्बेंस इन आवर स्टडीज, इससे हमारी स्टडीज में एक डिस्टर्बेंस हो रही है, यानी कि पढ़ाई हमारी क्या हो रही है, ऑब्स्टेकल्ड हो रही है, यानी बाधित हो रही है, हैम्पर्ड हो रही है, ऐसे आपने बना के लिखा। तो ये आपका बच्चे मैंने एक आइडिया दिया बीच का मोटा मोटा। फिर नीचे आप ये भी लाइन लिख देंगे कि आई होप यू विल परचेज न्यू डिक्शनरीज सून, मैं आशा करता हूँ कि आप नई डिक्शनरी जल्दी खरीदेंगे, सो दैट आवर स्टडीज में नॉट बी हैम्पर्ड, यानी कि ये जिससे बाधित नहीं हो सकती हमारी स्टडीज। तो ऐसे बना बना के आपको लिखना होता है, रट्टा मार के नहीं जाना। मैं ऑन द स्पॉट बच्चे आपको बोल के बताया हूँ इस तरह से, एक मैंने लिख के दे दिया और एक दे दिया कि मुझे मान लो नहीं पता तो मैं कैसे बना के लिखूंगा। क्लियर। आप कहेंगे सर हाँ, आपकी इसी अदा पे तो हम फिदा हैं। ये बच्चे आगे, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 80-100 वर्ड्स
ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स आया, चाहे आउटडोर गेम्स पे लिखो, चाहे राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल के बारे में पूछा गया ए रिटायरमेंट पार्टी। 80 से 100 वर्ड कह रहा है और हमको 5 हेडिंग दिया है, यानी एक हेडिंग में अगर हम 15 से 20 वर्ड भी लिख दे रहे हैं तो हमारा लगभग आंसर आर्टिकल बन के तैयार हो जाएगा। तो ये बच्चे आपके सामने रहा आर्टिकल, क्योंकि बच्चे अगर ये सारा मैंने लिखा होता तो टाइम आपको बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता। हुज रिटायरमेंट पार्टी इट वॉज, अब लिख भले दिया लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि ये रिटायरमेंट पार्टी किसकी है, किसकी थी। अच्छा किसकी थी, रिटायरमेंट पार्टी हो चुकी है तो आप बताएंगे किसकी थी। तो लास्ट फ्राइडे आवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड ए रिटायरमेंट पार्टी फॉर आवर रिस्पेक्टेड इंग्लिश टीचर मिस्टर शर्मा, यानी कि किसकी थी, हुज रिटायरमेंट किसकी थी, मिस्टर शर्मा, हमारे इंग्लिश टीचर मिस्टर शर्मा की थी। फिर कह रहा है टाइम एंड प्लेस बता दो, तो द फंक्शन वॉज हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम, यानी ये प्लेस बता दिया, ऑन 1 नवंबर एट 11 AM, यानी कि टाइम बता दिया। बस कितना आसानी से हमारा ये आर्टिकल बन जा रहा है। फिर डिस्क्रिप्शन, यानी माहौल कैसा था, तो द हॉल वॉज ब्यूटीफुल्ली डेकोरेटेड, कितना इजी लैंग्वेज लिखाऊं, द हॉल वॉज ब्यूटीफुल्ली डेकोरेटेड, जो हॉल था वो बहुत खूबसूरती से सजाया गया था, कैसे, विथ फ्लावर्स बैलून्स एंड लाइट्स, चाहो और बना के लिख दो अगर वर्ड लिमिट बढ़ानी है। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स आर गैदर्ड, बच्चे और टीचर्स सभी लोग इकट्ठा हुए, टू बिड फेयरवेल टू मिस्टर शर्मा सर, यानी शर्मा सर को, इंग्लिश वाले सर को विदा करने के लिए सारे टीचर्स और बच्चे इकट्ठा हुए। ठीक है बच्चे, आगे सेलिब्रेशन कैसे हुआ, आवर प्रिंसिपल गेव ये हार्ट टचिंग स्पीच, कैसे सेलिब्रेशन हुआ, हमारे सबसे पहले हमारे प्रिंसिपल ने एक हार्ट टचिंग क्या दिया, स्पीच दिया। स्टूडेंट सैंग सॉन्ग, बच्चों ने गाने गाए, डांस किए, एंड प्रेजेंट ये बुके टू मिस्टर शर्मा, और बच्चों ने और सभी लोगों ने मिस्टर शर्मा को एक बुके गिफ्ट किया। बस यार यही तो है। और फिर कह रहा है लास्ट वाला हेडिंग था योर एक्सपीरियंस, अब ये हेडिंग बच्चे मैं अपनी तरफ से बना के नहीं लाया हूँ, ये सारे हेडिंग देखो दिया गया है, हुज रिटायरमेंट पार्टी वाज, टाइम एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन, सेलिब्रेशन, योर एक्सपीरियंस, तो यही देखो है, हुज रिटायरमेंट पार्टी इट वाज, टाइम एंड प्लेस, डिस्क्रिप्शन, सेलिब्रेशन और फिर योर एक्सपीरियंस। तो मेरे लिए ये क्या एक्सपीरियंस था, इट वाज एन इमोशनल एंड मेमोरेबल डे, ये मेरे लिए बहुत इमोशनल, क्योंकि भाई मेरे टीचर मेरे से विदा ले रहे थे, तो बहुत इमोशनल और मेमोरेबल डे था। आई फेल्ट टू बी पार्ट ऑफ सच ए फेल्ट सेलिब्रेशन। चलो ये हो गया। अब बच्चे यहाँ तक आपका खत्म हुआ, यानी कि राइटिंग सेक्शन भी। अब बच्चे जो आपके सामने इंपॉर्टेंट चीज है वो है बच्चे ग्रामर के क्वेश्चन। किसके क्वेश्चन है, ग्रामर, दिख रहा है, दिख रहा है। अब बच्चे हम इनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, फटाफट देखो स्पीड में बच्चे। ही सेड इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, नरेशन का क्वेश्चन है तो हो जाएगा ही सेड, कॉमा रिप्लेस किया जाता है, कॉमा रिप्लेस किया जाता है बच्चे दैट से, तो यहाँ पे हो जाएगा इट, ही सेड दैट, इट हैज बीन, ये लिखा है बच्चे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो इट हैड बीन, इट हैड बीन रेनिंग, बाकी और इसमें कोई चेंज करने वाला नहीं है। तो ये तो बहुत इजी आया है नरेशन का क्वेश्चन मॉडल पेपर में, सिंस मॉर्निंग, यानी केवल एक चीज चेंज करना था इसमें, केवल टेंस चेंज था और कुछ भी नहीं था। सेकंड क्वेश्चन है बच्चे चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, इसका मतलब अब ये एक्टिव से पैसिव 10 नंबर का आता है आपका ग्रामर सेक्शन, तो 6 नंबर ये और 4 नंबर पैसिव ट्रांसलेशन आता है। तो द चिल्ड्रन सैंग द नेशनल एंथम, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो बच्चों ने गाया, क्या गाया, नेशनल एंथम, तो आप कहेंगे कि सर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाता है वॉइस में और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्लेस पे आता है, तो यानी हो जाएगा ये ए का सॉल्यूशन है, ये बी का, तो द नेशनल एंथम पास्ट है, क्या है बच्चे, पास्ट है, सैंग लगा है तो पास्ट है, और पैसिव वॉइस में यहाँ सेकंड फॉर्म है, लेकिन पैसिव वॉइस में बी फैमिली का हेल्पिंग वर्ब कोई चाहिए, तो बी फैमिली में होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, तो अब चूंकि पास्ट है तो इसलिए वॉज वर आएगा, एंथम वॉज, और हमेशा पैसिव वॉइस में बच्चे थर्ड फॉर्म, तो संग, फिर क्या हो जाएगा बाय द चिल्ड्रन,
हो जाएगा बाई द चिल्ड्रन। यही मैंने कहा था कि सब्जेक्ट आगे जाता है, सब्जेक्ट पीछे जाता है। लो द चिल्ड्रन चला आया पीछे, नेशनल एंथम ऑब्जेक्ट की सीट पे था, चला आया आगे, बस बाकी कुछ नहीं हुआ। भाई पास्ट है इस वजह से वाज लग गया, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, लग गया। क्लियर? आप कहेंगे सर बिल्कुल। और जब डूअर को दिखाना होता है कि कोई एक्शन किसके द्वारा हुआ है, तो बच्चों के द्वारा हुआ है, बच्चे डूअर हैं एक्शन के, तो इसलिए इसको एजेंट बना दिया गया बाय लगा के। हाँ सर हो गया। तीसरा क्वेश्चन बच्चे एक फिक्स है पंक्चुएशन का आएगा। किसका आएगा? पंक्चुएशन का। पंक्चुएशन मतलब होता है बच्चे कॉमा लगाना। क्या होता है? कॉमा लगाना। कॉमा लगाना, फुल स्टॉप लगाना, जो लेटर स्मॉल है अगर रिक्वायरमेंट है तो उसको कैपिटल में बनाना, तो ये सारी चीजें। तो क्या हो जाएगा? कुमुद देखो प्रॉपर नाउन है तो इसके लिए कैपिटल में होना चाहिए, तो कुमुद लिख दिया। कुमुद सेड टू हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। अब देखो ये इतना क्या बच्चे, अब हमें पता है ये नरेशन का क्वेश्चन पूछा गया है और पंक्चुएशन में सबसे ज्यादा नरेशन के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वाई यहाँ कॉमा लगेगा, यही चीज करना होता है, इसी पे नंबर मिलता है। फिर जहां से किसने किससे कहा, तो कुमुद ने अपने फ्रेंड से कहा, तो ये हो गया रिपोर्टिंग क्लॉज। पंक्चुएशन में चूंकि नरेशन पूछा गया इस वजह से मैं ऐसा बता रहा हूँ। फिर डब्लू कैपिटल में होगा बाबू, क्या होगा डब्लू कैपिटल में? वाई एड यू नॉट कम टू स्कूल, बाकी और बच्चे कुछ नहीं इधर, कम टू स्कूल। अब बच्चे चूंकि ये, अच्छा अभी यस्टरडे है, यस्टरडे। अब चूंकि बच्चे ये जानते हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये कौन सा है? इंट्रोगेटिव, और यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना पड़ेगा। तो ये जो आपने किया है ना, ये कॉमा क्वेश्चन मार्क ये और कैपिटल लेटर लिखना, तो इसी पे आपको बच्चे नंबर मिलेगा। आप कहेंगे अच्छा सर ये बात, हाँ कहूंगा बच्चे ये बात। आगे क्वेश्चन देखता हूँ। अब बच्चे ये चीज क्या है? पैसेज ट्रांसलेशन हर बार आता है, इस बार भी आएगा। और ये प्रीवियस ईयर ही दे दिया है, तो इसको, इससे हमको एक हिंट मिला है कि पैसेज ट्रांसलेशन इस बार प्रीवियस ईयर से भी आ सकता है। क्या वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है? तो ट्रीज, ट्रीज आर अमूल्य, जिसका कोई मूल मोल ना हो, तो हो जाएगा प्राइसलेस, प्राइसलेस। निधि का क्या हो जाएगा बच्चे? आप कहते सर वेल्थ हो सकता है, और एसेट इसका मेन मीनिंग होता है एसेट, एसेट किसकी? हमारे देश की, ऑफ आवर कंट्री। फिर क्या है? वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, बल्कि वह हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। यानी इसने बड़ा सेंटेंस दे दिया। तो बच्चे इसमें एक चीज छिपा है कि केवल ही नहीं बल्कि भी, ध्यान देना, केवल ही नहीं बल्कि भी, तो यही में कई वर्ड हो गया। तो आप कहेंगे सर इसके लिए एक कंजंक्शन यूज किया जाता है, नॉट ओनली। क्या यूज किया जाता है? नॉट ओनली बट आल्सो, इतने की मीनिंग हुई। क्लियर है? और ये बच्चे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ये कुमुलेटिव कंजंक्शन है। ग्रामर पढ़ाता तो मैं ये सारी चीज आप लोग को सिखाता। अब चूंकि इतना डीप पढ़ने की बच्चे जरूरत अभी नहीं है, नहीं तो बहुत आपका रेयर टाइम है इस टाइम, मतलब बहुत ज्यादा टाइम नहीं ले सकते बाबू। तो वृक्ष हमें केवल ये देते हैं। चलो देखो क्या हो जाएगा बच्चे, ट्रीज, और अभी मैंने क्या बताया? नॉट ओनली, नॉट ओनली। फिर देना की इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ जो मैंने गैप रखा है, इस गैप का मतलब है यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स लिखना पड़ेगा। तो नॉट ओनली गिव अस, क्या देते हैं? ईंधन व फल। तो ईंधन व फल का क्या हो जाएगा? फ्रूट्स, फ्रूट्स एंड फ्यूल। फ्यूल मतलब होता है बच्चे ईंधन। बल्कि, अब नॉट ओनली में ये सब लिख दिया, अब आगे लिखना है बट आल्सो, बट ऑल्सो। अब देखो सब्जेक्ट लिखने के बाद ये सारी बातें हमने लिख दी। अब बट आल्सो लिखने के बाद फिर हमें ये लिखना है कि वह हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं, तो बट आल्सो दे गिव अस
बट ऑल्सो दे गिव अस क्या देते हैं, इमारती लकड़ी। तो इमारती लकड़ी का बच्चे इंग्लिश क्या हो जाएगा, आप कह सकते हैं सर कॉस्टली फर्नीचर भी हो सकता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे इमारती लकड़ी की इंग्लिश हो जाएगी, अच्छा ये बात, टिम्बर। क्या हो जाएगा बच्चे, टिम्बर। आप कहेंगे सर हाँ। तो ट्रीज नॉट ओनली गिव अस फ्रूट्स एंड फ्यूल बट आल्सो दे गिव अस टिम्बर, हो गया। वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं, तो ट्रीज प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, या प्रोहिबिट लिख सकते हैं। ट्रीज प्रिवेंट किसको रोकते हैं, वायु प्रदूषण को, तो हो जाएगा एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। हाँ सर हो गया। हमें अनावश्यक रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए, तो हमें के लिए इंग्लिश क्या हो जाएगा बच्चे, वी। और नहीं काटना चाहिए तो शुड हो जाएगा, एडवाइस दिया जाता है तो शुड लगता है, वी शुड। नहीं के लिए हो जाएगा नॉट, वी शुड नॉट। काटने की इंग्लिश क्या हो जाएगी, कट, कट डाउन। क्या नहीं काटना चाहिए, वृक्षों को, तो हो जाएगा बच्चे ट्रीज। वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज अनावश्यक रूप से, तो अनावश्यक रूप से का इंग्लिश हो जाएगा बच्चे अननेसेसरली। ये वी शुड नॉट कट डाउन ट्रीज अननेसेसरीली, यानी कि ये रहा आपका बच्चे ग्रामर तक का सॉल्यूशन। अब बच्चे रही बात लिटरेचर की, तो लिटरेचर आप लोग समझ सकते हैं कि आपके टेक्स्ट बुक के रिगार्डिंग होता है, तो इसमें आपके स्कूल में जो नोट्स बनाया गया होगा तो आप उसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा। लेकिन अगर तब भी आपने नहीं बनाया है और आपको रिक्वायरमेंट है बच्चे, वो क्या उसमें क्या सॉल्व कराना, क्वेश्चन आंसर ही है, रट्टा मारना है, एक हिसाब से समझो। चैप्टर पढ़े हैं तभी, रीजन ये है कि कुछ लोग कहते हैं स्टोरी पढ़े तो बच्चे बना के लिख ले जाएंगे, लेकिन मुझे पता है यूपी बोर्ड के बच्चे कितना बना के लिख पाते हैं, ये रट्टा ही मारते हैं। तो इसलिए बच्चे आपको उसमें कुछ सॉल्व मुझे नहीं कराना है, आप केवल उसको पढ़ेंगे और उसके बाद में हाँ क्वेश्चन आंसर थोड़ा उसमें देख लेंगे कि किस तरह का आया हुआ है। उसके बाद में जैसा जो होगा आपका फीडबैक बच्चे मुझे बताइएगा, जो भी रिक्वायरमेंट होगा। और आपको कैसा लगा इसका सॉल्यूशन, इसका अप्रोच, जो मैंने स्मार्ट तरीके, जहाँ पे टाइम लेना था वहाँ पे मैंने टाइम लिया, जहाँ स्मार्ट अप्रोच की ज़रूरत थी वहाँ मैंने स्मार्ट अप्रोच लिया। तो हर तरह से मैंने अपनी पूरी कोशिश की है बच्चे। तो जो भी होगा जैसा भी होगा आप अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिएगा। ठीक बच्चे, हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सी चाहिए ये इस वीडियो के कमेंट में लिख देना कि सर इस टॉपिक की मुझे चाहिए, मुझे ये चीज़ सबसे टफ लगा या ये चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे इसको पढ़ना है, तो कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा। ठीक है बच्चे, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।